Hello, welcome to Answer Kari. Today we are discussing the newspaper of 15th September. Use of regional languages in High Court remain limited despite constitutional provisions. The Article 343 में हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए प्रोविजन दिए गए। उसके अलावा जब हम बात करते हैं आर्टिकल 348 वन की, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मैंडेट करता है ऑल प्रोसीडिंग्स को, जो भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कंडक्ट करवाई जाती है, वो इंग्लिश के अलावा अगर पार्लियामेंट के द्वारा डेडिकेटली प्रोवाइड करवाया जाता है तो अदर लैंग्वेजेस में भी अ, जो सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में हेडिंग होनी चाहिए उनको किया जा सकता है। उसके अलावा आर्टिकल 348 अलाउ करता है गवर्नर जो है स्टेट अथॉरिटी का, वो भी हिंदी लैंग्वेज के यूज को और जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है उनको स्टेट कोर्ट्स में प्रोवाइड करवाने के लिए प्रेसिडेंट के कंसर्न के साथ अलाउ कर सकता है। जिसके रिगार्डिंग इशू देखने के लिए मिले थे कि MP DV हेगड़े और तेजस्विनी सूर्य के द्वारा ये इशू उठाया गया था कि हाई कोर्ट के अंदर जो रीजनल लैंग्वेजेस है उनका यूज नहीं किया जाता, जिसकी वजह से कंसर्न क्रिएट होते हैं कि जो भी लॉयर्स है वो रीजनल लैंग्वेज में बात करते हैं और जजेस के बीच में उनको लेकर इशू क्रिएट होता है। तो जब हम रीजनल लैंग्वेजेस की बात करते हैं तो जिसके रिगार्डिंग ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए और जो भी वर्डिक है, जो भी कोर्ट के द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है, उनको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए डिसाइड किया गया था कि अलग अलग लैंग्वेजेस में उनको प्रोसीड किया जाएगा और उनको कॉम्प्रिहेंसिवली कन्वर्ट किया जाएगा ताकि सिटीजन को उनके पता चल सके और उनके बारे में वो अवेयर हो सके। उसके अलावा जब हम बात करते हैं गुजरात, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका की, उन्होंने भी परमिट मांगा था तमिल, गुजराती, हिंदी, बांग्ला और कन्नड़ लैंग्वेज में हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग के लिए। लेकिन जब इश्यूज की बात करते हैं तो हम देखते हैं हाई कोर्ट में जब कोर्ट जजेस को अपॉइंट किया जाता है ऑल ओवर इंडिया में अपॉइंट किया जाता है, जहाँ एक रीजनल लैंग्वेज के रिगार्डिंग इश्यू क्रिएट होता है कि जो रीजनल लैंग्वेज है उसको समझने में या फिर उसके अंडरस्टैंडिंग के रिलेटेड, तो इसलिए इंग्लिश को प्रेफर किया जाता है। तो जब हम ऑल इंडिया जुडिशियल सिस्टम की बात करते हैं तो किस तरह से उनको सर्विसेज में अगर ज्वाइन करवाया जाता है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो उनको लेकर लैंग्वेजेस के रिगार्डिंग एक कंसर्न रहेगा, तो उसको किस तरह से सोल्व किया जाए। Or from the perspective of PT, firstly, this Article 348 Clause 2 is important. Here, the assent of governor is important, provided there is the consent of president also to use Hindi or any other language in the state's high court. And second important fact is that out of the 25 high courts which are there in India, only 4 currently they have allowed the use of Hindi in the proceedings and even in the legal documents. So to better filter what are the judgments and what are the different precedents that have been set, apart from this, uh, better understanding of even the common citizen, to make it more comprehensible, to promote more of inclusive growth. This is important that we are using regional languages. Snake bite death in Bihar reveal the gap in the holes in the system, अंडर डेवलपिंग हेल्थ केयर सिस्टम। तो जो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम सेंटर्स की बात की जाती है तो देखने के लिए मिलता है जो एंटीवेनम मेडिसिन वहाँ पर होनी चाहिए वो नहीं होती, जिसकी वजह से मेडिकल हॉस्पिटल्स के बीच में जो रेफर किया जाता है उनकी वजह से लोगों की डेथ हो जाती है, जिसकी जो कि एक रीजन है जहाँ अंडर डेवलपिंग हेल्थ केयर सिस्टम हमें देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा प्रॉपर मेडिसिन ना होना है, डिस्टेंस बहुत अधिक होना है, इंफ्रास्ट्रक्चर का ना होना, जिसकी वजह से जो ज्यादातर डेथ देखने के लिए मिलती है। जब हम बिहार की बात करते हैं तो वहां पर अंडर डेवलपमेंट होने की वजह से, दूसरा जब हम रिवर्स की बात करते हैं तो उनकी वजह से जो स्नेक्स है वो देखने के लिए मिलते हैं, जो कि कैरेट, कोबरा, पिट वाइपर जैसे जो स्नेक्स है वो भी होते हैं, जो जिनकी वजह से डेथ जैसी कंडीशन क्रिएट होती है। इसके अलावा गवर्नमेंट के द्वारा वन नेशन वन हेल्थ की अकॉर्डिंग हेल्पलाइन नंबर स्टार्ट किया गया था, इसमें 15400, जिसके लिए अगर किसी भी एरिया में स्नेक बाइट जैसी कंडीशन क्रिएट होती है तो उनके लिए एंटीवेनम मेडिसिन से जो मिनिमम
जनरली हर हॉस्पिटल में अवेलेबल होनी चाहिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। लेकिन अगर हम मेडिसिन कॉस्ट की बात करते हैं तो 800 रुपीज़ होती है, तो उनको प्रोवाइड करवाया जाता है ताकि जो पर्सन है उसकी लाइफ को बचाया जा सके। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से जो डेथ कंडीशन या रेट है वो इंक्रीज होता हुआ दिखाई देता है। नीति आयोग की रिपोर्ट की बात करते हैं, जो रिड्यूस करता है सफरिंग फ्रॉम बोथ पॉवर्टी एंड नेशनल क्लाइमेटीज की वजह से, जिसकी वजह से जो रिस्क है डेथ का जो रेशो है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं जो गवर्नमेंट्स के द्वारा हेल्प प्रोवाइड करवाई जाती है, उनके लिए भी इश्यूज देखने के लिए मिलता है। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि वो जो भी जिस भी व्यक्ति की मृत्यु होगी उनको 4 लाख रुपीज प्रोवाइड करवाए जाएंगे, लेकिन प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन और ट्रांसपेरेंसी ना होने की वजह से वो भी उन लोगों को नहीं मिल पाता कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं उनको उनके बारे में अवेयरनेस ही नहीं है, कि उन्हें कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं है। उसके अलावा जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें डेथ सर्टिफिकेट और जो भी हॉस्पिटल से होना चाहिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का सबमिट होना जरूरी है, जो उनके पास नहीं होती, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट हेल्प प्रोवाइड करवाती है वो भी उन तक नहीं पहुंच पाती। So we say that there are 4 big snake species which are venomous, and it includes, one is Indian cobra, second Russell viper, third is common krat, and fourth is saw-scaled viper. So these are the big 4 species which are venomous and found in India. And apart from this, when we're talking about what can be the other steps which can be taken, which you have mentioned, Divya, apart from this. So one, we have the Indian Snake Bite Initiative is there, which is in collaboration between the healthcare workers at, again, the grassroots level and the NGOs. So this is an awareness program to teach people how to avoid the snake bites, specifically in the snakes prone areas, and what to do if there is again snake bite. So this includes avoiding walking barefoot in the fields, especially at night, and refraining from handling the snakes. Then we have research and innovation. So in that, Indian Council of Medical Research, along with again universities, it is conducting a research to develop region-specific antivenoms, depending upon the majority of species of snakes which are found in a particular region. So that is why region-specific antivenoms, as we are seeing currently, antivenoms primarily they are targeting only these big 4 snakes, but they may not be effective for other venomous species. So this is one. And then NGO involvement and local initiatives. Apart from this, we have another snakebite mitigation project is there. Then we have the Halfkind Institute is there. So they have also taken an initiative to promote snakebite research and antivenom production for decades. Then successful interventions on the part of states, we see West Bengal snakebite management. So in specifically districts like Purulia, Bankura, and Midnapur. So these are known for high snakebite incidents. So they have recognized this challenge, and the state government has made concerted efforts to improve healthcare access for the snakebite victims. And in 2018, again, they have focused upon increasing the antivenom stocks in the rural hospitals, and they have trained the doctors in snakebite management. And second, we have Tamil Nadu's snake rescue program, which is there. So here, with the help of Tamil Nadu Forest Department in collaboration with the snake rescue NGOs, they respond to the calls from the locals who report such cases of snake sightings. Third, we have the Odisha's public health campaign. So even in Odisha, we see highest snakebite mortality rates. So along with, again, the government with the NGOs, they've initiated public health campaigns. Local hospitals are very important. So they have increased, again, the antivenom stocks here also. So local level intervention is very important. Role of NGOs, state government, forest department, and in terms of pharmaceuticals, the adequate supply and stock of antivenoms is important. टाइम किस तरह से डिक्रीज किया जाए, क्योंकि प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स की बात करते हैं वो 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है, वहीं अगर अदर हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स की बात करते हैं वो 30 किलोमीटर का डिस्टेंस मिलता है, जिसकी वजह से जो टाइम है वो इंक्रीज हो जाता है, डेथ का एक रीजन होता है। राइट, तो इसलिए इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हम बात करें ना, एडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ एंटीवेनॉम्स, देन ट्रेन्ड डॉक्टर्स इज इम्पोर्टेंट।
फ्री इम्प्लांट्स गिव डीप चिल्ड्रंस न्यू लीज ऑफ लाइफ। गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव लिया गया था कि फ्री क्लरिकल इम्प्लीमेंट सर्जरी जो थेरेपी स्पीसीज के साथ सेशंस के साथ प्रोवाइड की जाएगी, जिनमें अलग अलग बनाए गए थे कि किस तरह से अगर कोई जो चाइल्ड है वो 1 ईयर से लेकर 5 ईयर के बीच में है तो उनको जो 7 लाख रुपीज तक की पर यूनिट कैप प्रोवाइड करवाया जाएगा। वहीं अगर कोई 5 से 18 ईयर के बीच में हेयर लॉस हेयरिंग लॉस प्रॉब्लम से क्रिएट होता है, उनको 6 लाख पर यूनिट जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएंगे। इसके अलावा सेंटर के द्वारा क्या गया था, जिन फैमिली की जो मंथली इनकम है वो 20,500 है, उनसे कम है, तो उन्हें 15 फुल कॉस्ट जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाएगी। उसके अलावा जिनकी सैलरी 20,501 से लेकर 13,000 के बीच में, उनकी 50% जो कॉस्ट है वो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। इसमें इश्यूज देखने के लिए मिलते हैं कि फंड रिलेटेड इश्यूज, जो फंड हॉस्पिटल्स को प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा मैनेजमेंट करती है जो स्कीम को, उनके द्वारा उसमें डिले देखने के लिए मिलता है। तो उसको किस तरह से मैनेज किया जाए और जो उनके टारगेट्स हैं उनको पूरा किया जाए, क्योंकि जब हम सर्जरीज की बात करते हैं 2022-23 में, तो 1151 सर्जरीज कराई गई। अगर लास्ट 5 ईयर की बात करें तो 658 सर्जरीज जो है वो परफॉर्म की गई। इसके अलावा जो भी डिसेबिलिटी परचेजेस होते हैं, फिटिंग ऑफ एड्स होता है या फिर अप्लायंस होते हैं, वो स्कीम के द्वारा दिए जाते हैं, जो कि होली फैमिली हॉस्पिटल दिल्ली फॉर स्कैनिंग ऑफ देयर इम्प्लांट। डिसेबिलिटी पीपल एक्ट 2016 लाया गया था, जिसमें वर्ड यूज किया गया था दिव्यांग, कि उनके लिए यूज किया जाएगा ताकि उन्हें इस तरह से ट्रीट ना किया जाए और उनके लिए भी डिग्निटी फुल वर्ड्स का यूज किया जाए। उसके अलावा इस तरह की स्कीम्स को और प्रमोट किया जा सकता है एनजीओ के थ्रू और स्टेट के द्वारा, ताकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ाया जा सकता है इसके अंदर, जो फंड रिलेटेड इशू है, ताकि उनको सोल्व किया जा सके। Effective oil import duties 27.5% farmers will benefit। तो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान द्वारा अनाउंस किया गया था कि वो इंक्रीज कर रहे हैं इम्पोर्ट ड्यूटी को एडिबल ऑयल्स के ऊपर 0 से 20%। इसके अलावा जो अनियन और राइस के ऊपर बैन लगाया गया था कि उनके एक्सपोर्ट से रिगार्डिंग और पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा जो है वो सेल नहीं कर सकते, उनको भी रिमूव कर दिया गया है, जिसमें जो है ताकि फार्मर्स को बेनिफिट हो सके। इसका एक रीजन हो सकता है, जब हम राइस की बात करते हैं तो हरियाणा में बासमती राइस का प्रोडक्शन काफी अच्छा होता है। इसके अलावा जब हम ऑनियन की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में अनियन जो है लीडिंग स्टेट्स में थे, तो उन स्टेट्स में इलेक्शन होने वाले हैं, तो उनका एक इफेक्ट भी हो सकता है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं ड्यूटीज को बढ़ाने की, जो फार्मर्स को प्रमोट करेगी, जब हम बात करते हैं मोनिकल्चर फार्मिंग से, उनके अलावा वो अदर क्रॉप्स को भी की तरफ इनिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि जब हम उनके प्राइस की बात करते हैं वो इंक्रीज होगा, तो जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस उन्हें दिया जाएगा तो उसकी वजह से मल्टी क्रॉप कल्चर जो है वो प्रमोट होगा, फार्मर्स को बेनिफिट होगा। जिसके लिए जब हम बात करते हैं कि नेशनल कोऑपरेशन कंज्यूमर फेडरेशन और नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेशन मार्केटिंग फेडरेशन के द्वारा हेल्प किया जाता है ताकि वो कंट्रोल कर सके रिटेल प्राइस को। इसके अलावा जो ई कॉमर्स और प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं या फिर आउटलेट होते हैं, जो केंद्र, भंडार, सफल जैसे इनिशिएटिव्स को किया जाता है, ताकि बल्क में जो सेल स्ट्रेटजीज है उनको इंश्योर किया जा सके अवेलेबिलिटी को, और कंज्यूमर के जो प्राइस है उनको और कंज्यूमर्स के राइट को सिक्योर रखा जा सके। लिमिटेड
जो इनिशिएट किया जा सके लॉजिस्टिक को इफेक्टिव बनाने के लिए रोड और रेल के द्वारा, ताकि जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसको कम किया जा सके और उनकी पहुंच ज्यादा से ज्यादा तक पहुंचाई जा सके। इसके लिए मुंबई, दिल्ली मुंबई चेन्नई प्लान को जो है एक्सपेंड किया जा रहा है, ताकि हैदराबाद, बेंगलुरु और कोलकाता जैसे स्टेट की जो कैपिटल्स है उनके साथ भी जोड़ा जा सके, जो कि बफर स्टॉक 4.7 लाख टन अनियन इंक्रीज करेगा खरीफ सीजन में, गवर्नमेंट के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग। पोस्ट ग्लेशियर ecosystem could help to slow down the climate change, say decade long study। तो नेचर साइंस जर्नलिज्म की स्टडी के द्वारा पाया गया कि जो डेवलपमेंट होगी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की इमर्जिंग आफ्टर ग्लेशियर रिट्रीट के बाद, उनकी वजह से कार्बन जो है वो रिलीज होगा काफी बड़ी क्वांटिटी में, लेकिन उस टाइम पीरियड के बाद जो क्लाइमेट चेंज को कम करने में जो स्टेट है वो हेल्प करेगी, उसकी वजह से वो स्लो डाउन हो जाएगा। क्योंकि जो बूस्ट करेगी बायो जियोकेमिकल प्रोसेसेस को और एडिंग करेगी क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में, जो कि एनालिसिस किया गया था, सैंपल किया गया था 1200 एनालिसिस में पाया गया कि किस तरह से जब हम बात करते हैं ग्लेशियर इकोसिस्टम की, तो जब ग्लेशियर रिट्रीट करेंगे तो जो स्पेस बनेगा वहां पर जो स्टार्टिंग में टेरेस्ट्रियल लाइकेन इकोसिस्टम बनेंगे। लाइकेन और आफ्टर रिट्रीट्स। जो स्टार्टिंग में बनेंगे लाइकेन और मोसेस और ग्रासेस स्टेब्लिश होंगी, वो सोइल को प्रेइंग करेंगी और जो आगे अदर प्लांट है, जो कॉम्प्लेक्स प्लांट है उनके लिए तैयार करेगी। उसके बाद जब वो ग्रास और अदर प्लांट्स एरिया होंगे तो वो डेवलप करेंगे उनको, जो एनिमल्स के लिए उनके लिए जिसको एक टेम्परेरी हैबिटेट बनाया जा सकता है, जो स्पीसीज थ्रेटन है क्लाइमेट चेंज से, उनके लिए। इसको लेकर इश्यू हो सकता है कि जब ग्लेशियर मेल्ट करते हैं तो उनकी वजह से जो कोस्टल कंट्रीज हैं या कोस्टल स्टेट्स हैं उनको लेकर या जब हम पैसिफिक ओशन की बात करते हैं उनमें काफी सारे ऐसे आइलैंड कंट्रीज हैं जिनको डूबने के या फिर कम्प्लीटली पानी का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा होने की वजह से उनको खतरा हो सकता है इस रिगार्ड। Also, other challenges which would be emerging from glacier retreat would be the increased incidences of the glacial lake outburst, floods. Second, we can say that specifically when we're talking this in the context of India, so we will be seeing that it is the Himalayan range, the Hindu Kush mountain range is known as the third pole in the world. So its retreat would be impacting again the northern river system, like we have proper network of rivers, so water overflow or urban flooding can also be the consequence of it, and sustainability of the water, because it is the third pole is the actual source of water when it comes to making even the rivers perennial rivers. So that would be impacted, and another major impact would be again release of stored carbon. And another challenge would be again the release of pathogens, which has been dormant since ages. So how it would be leading to new diseases and other challenges. और स्टेट के The keyword is deglaciation is also one of the keywords. Glacial retreat or deglaciation. और जो उनके ग्लेशियर मेल्टिंग से जो रिवर्स क्रिएट होते हैं, और उसके अलावा जो हम नॉर्दर्न रिवर्स की बात करते हैं वो सारी ही ग्लेशियर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, जबकि जो सदर्न है वो रेन के ऊपर डिपेंड करती है, तो वाटर को लेकर लॉन्ग टर्म में इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। Right. Across board and states, more class 12th girl than इवन चूजिंग साइंस। तो 2010 से लेकर 2023 तक के डाटे में देख सकते हैं कि जो साइंस में एनरोलमेंट है गर्ल्स चाइल्ड का वो इंक्रीज हुआ है, जो कि 2010 में 38% था, वो 2023 में 47% हो गया है। वहीं जब हम बॉयज के रेशो की बात करते हैं तो उसमें डिक्रीज हुआ है, 2010 में जो 62% था और 2023 में 53%। ये पास परसेंटेज है दिव्या, कितने बॉयज पास हुए हैं कितनी गर्ल्स पास हुई है। तो जो इंक्रीज हम बोल सकते हैं, आई थिंक ये रेड में टोटल स्टूडेंट्स दिखाए हुए हैं।
100 में टोटल तो स्टूडेंट टोटल स्टूडेंट भी हाँ इंक्रीज हुआ है साइंस में 29% से 56%। और इसमें परसेंटेज ऑफ गर्ल्स जो पास हुई है वो इंक्रीज हुआ है फ्रॉम लाइक 2010 में 38% गर्ल्स पास्ड, 2023 में 46% गर्ल्स इज पास। So it can also be stated that the number of girls enrolled in particularly science stream has also increased because of these numbers. So it is स्टूडेंट्स constant in commerce and almost same in arts. डिक्रीज हुए ना, यहाँ पर लैक्स में है ये। अगर टोटल स्टूडेंट की बात करते हैं 28 लाख थे, वहाँ 17 लाख हो गए, तो डिक्रीज देखने के लिए मिला 11 लाख। अगर पास स्टूडेंट की बात करते फीस हैं, कैसे देखने को मिल रहा है? अगर टोटल स्टूडेंट इन लाख में है, अगर यहाँ पर 28 लाख थे 2010 में पास आउट स्टूडेंट, और 2023 में 17 लाख है, तो डिक्रीज ही तो है। 16 से 17 हुआ तो इंक्रीज हो रहे हैं ना टोटल स्टूडेंट्स तो। ये टोटल स्टूडेंट्स दोनों की बात कर रहे हैं, बॉयज प्लस गर्ल्स कॉमर्स में। 2010 से 2023 के बीच में 16 लाख से 17.3 लाख इंक्रीज हुआ साइंस ना ये। साइंस का बोला मैक्सिमम। तो साइंस में भी इंक्रीज हो रहा है 28 से 56 लाख स्टूडेंट्स। अब डिक्रीज क्यों बोल रहे हो? हाँ, ओके। अगर स्टेट्स की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ स्टेट इसमें सबसे हाईएस्ट है, जिसमें अगर हम बात करते हैं, जो कि 2010 में 39% पास आउट रेट था, वो 2023 में 63.25% सबसे ज्यादा इंक्रीज है। उसके बाद मध्य प्रदेश और नागालैंड। So we can say कि when we're talking about again demographic dividend advantage in India, so this is also showcasing कि STEM sector में we can say higher participation, particularly higher education level में of the girls and the females, and adequately then we can say this would also translate into the female labor force participation rate that should also increase if we are seeing that particularly science stream is interesting the girl students and their participation also being increased. Trilobite forces from upstate New York reveal extra sheet of legs। तो जब हम टाइलोबाइट्स की बात करते हैं, ग्रुप ऑफ एक्सटेंट ऑर्थोपोड्स है, जो कि लिविंग रिलेटिव्स की बात करते हैं, तो वह लोस्टर्स और स्पाइडर्स देखने के लिए मिलते हैं, जो मेड अप होते हैं मैनी सेगमेंट्स से। जब सेगमेंट्स की बात करते हैं तो इनके अंदर एंटीना देखने के लिए मिलता है, जो एसोसिएट होता है, डेवलप होता है, करते हैं ऑर्गन्स ऑफ आइस को। 5 एडिशनल सेगमेंट होते हैं जो एसोसिएट होते हैं 1 पेयर ऑफ एंटीना से और 4 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स के साथ। अंकारा बेवरियन नॉर्डिक, जो कि स्मॉल पॉक्स वैक्सीन है, उसका यूज किया जा रहा है मंकी पॉक्स के लिए, जो इफेक्टिव है प्रिवेंट करने में एमपॉक्स इन्फेक्शन को, जो कि देखा गया है 58% इफेक्टिवनेस मिली है डोज की। फिश फॉसिल के एविडेंस मिले हैं, जो कि डोवनियल एलोकैथिक फिश, जो कि रिमोट वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर मिलते हैं। उसके अलावा जो गोगा फॉर्मेशन होता है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, जिसको नमावोंगवी निर्गामी के नाम से आल्सो हेल्प टू इम्पोर्टेंट ट्रांजिशन पीरियड, जो भी कैलोकैथिक हिस्ट्री का था उनके बारे में, और जो प्राइम प्राइमेटिव फॉर्म ऑफ अदर मोर देन एंटोनॉमिकल मॉडर्न फॉर्म्स जो है उनके बारे में हेल्प करेगा। अर्थ के इवोल्यूशन के बारे में जो हम रीड करते हैं उनकी रिसर्च के रिगार्डिंग स्टडी में पाया गया, जब हम ओजोन पोल्यूशन की बात करते हैं, वो रिड्यूस करता है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ग्रोथ को, जो कि 5.1% ऑन एन एवरेज ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की ग्रोथ को रिड्यूस कर देता है। जब हम कार्बन की बात करते हैं तो एवरेज ईयर में
119 मिलियन टन कार्बन जो है वो अनकैप्चर रह जाते हैं, जिसकी वजह से इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। डायबिटीज ड्रग में लो लोअर डेथ रेट इन द ओबेस पीपल स्टडी। तो जो डायबिटीज, जब हम ओबेसिटी की बात करते हैं, एब्डोमिनल ओबेसिटी, वो उनकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, डायबिटीज की, हाई ब्लड प्रेशर की, या फिर कार्डियोवास्कुलर डिजीज की, अ, जिनके लिए यूज की जाता था ड्रग्स GLP-1, जो कि एग्नोसिस्ट ऑर्गेनाइजली यूज होता था डायबिटीज के लिए, जो रोल प्ले करता था वेट लॉस में भी। ड्रग्स मिमिक करता था गट हार्मोन को, जो कि एनहेंस कर देता था इंसुलिन रिलीज को, स्लो कर देता था, जो डायग्नोसिस डाइजेशन सिस्टम के द्वारा सेंसेस को, जो कि इस तरह से इफेक्टिवली यूज होता था। जब ड्रग्स की बात करते हैं तो इसमें सेमाग्लूटाइड, जो कि यूज किया जाता है लो वेट लॉस के लिए भी, वेस्टर्न अमेरिका में और अदर कंट्रीज में प्रमोट किया जाता है। इसके अलावा जब इश्यूज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करी थे जो स्टडी में रेज किए गए थे, वो थे, प्राइमरी स्टडी पब्लिश की गई थी लास्ट ईयर, जो शो करती है कि 19% रिडक्शन देखा गया था कोविड कार्डियोवैस्कुलर जो मोर्टेलिटी है उसके द्वारा, सेगमेंटाइड ग्रुप्स के द्वारा। इनमें अर्लियर रिड्यूस देखा गया था डेथ में, डेथ वाज फाउंड इवन बिफोर द पार्टिसिपेशन ऑफ लॉस वेट। हेल्थ बेनिफिट थे जो कि वेट लॉस करने की वजह से लॉन्ग टर्म में मैनिफेस्ट होते थे। स्टडी ने शो किया था अनएक्सपेक्टेड रिडक्शन इन कोविड-19 दैट थ्रू द वैक्सीनेशन स्टेटस और पार्टिसिपेशन इज नॉट मैंडेट। जो यूज होता था लूप diuretic drugs का start of the trial was not the same among those who remain alive versus those who die. Only 11.7% participation who remain alive use the loop diuretic drugs, compare with 35.9% along other who died. तो मेडिसिन के रिगार्डिंग देख सकते हैं कि किस तरह से जो डायबिटिक मेडिसिन है उसका यूज वेट लॉस के लिए भी करता है, जिसकी वजह से जो परसेंटेज ऑफ डेथ है उनके अंदर डिक्रीज देखने के लिए मिला है। Also, when we were covering this topic, ozone pollution wala. So here we see that we had signed Montreal Protocol 1987 में, which primarily it aimed to reduce the chlorofluorocarbons, halogens, and other ozone depleting substances. And this was amended in 2016. This was known as the Kigali Amendment, which targets the phase down of hydrofluorocarbons. So, पहले Montreal में chlorofluorocarbons था. Later on, it was believed कि hydrofluorocarbons का इतना negative impact नहीं होता है, but there was this Kigali Amendment 2016, which talks about phase down. Phase down की बात कर रहे हैं, phase out की बात नहीं कर रहे. And then there is another Gothenburg Protocol है 1999 का. So this is to target the long range transboundary air pollution. So in that ozone, ground level ozone, tropospheric ozone जिसको बोलते हैं, that is also a part of it. पोएम एक्सप्रेस आइडियाज बेटर देन प्रोज। तो 21 मार्च को यूनिसेफ के द्वारा एवरी ईयर वर्ल्ड पोएम डे डिक्लेयर किया गया था, जो सपोर्ट करता है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटीज को, जो कि यूज कर की जाती है पोएटिक एक्सप्रेशन के अंदर। जब हम थीम की बात करते हैं तो उनकी दिस ईयर की थीम थी स्टैंडिंग ऑफ द शोल्डर ऑफ जायंट्स। जो जब हम वर्ल्ड पोइट डे की बात करते हैं, जो कि फोकस करता है एंडेंजर लैंग्वेजेस के ऊपर, जो भी पोएम, प्रोज या फिर सॉन्ग्स के अंदर यूज की जाती थी। ऑल ओवर वर्ल्ड में देखा जाए तो 7,000 ऐसी लैंग्वेजेस है जो एंडेंजर है। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ 42 इंडियन लैंग्वेजेस है जो कि एंडेंजर्स है, जो बोली जाती है 10,000 पीपल्स के द्वारा, लेस देन 10,000 पीपल। जो एंडेमिक लैंग्वेजेस की बात करते हैं तो
भारत के अंदर आते हैं ग्रेट अंडमानी, तिब्बती, बाल्टी और झारखंड की असुरा, असुर, मैसूर जो है सोसाइटी फॉर प्रोटेक्टिंग प्रिवेंटिंग ऑफ एंडेंजर लैंग्वेजेस एट मैसूर में एक्टिवली सोसाइटी है जो कि एंगेज है इस एरिया में वर्क करने के लिए। जब पोएम की बात करते हैं तो उनमें जो शब्दों का चुनाव होता है, अलंकार होते हैं, भाषा होती है, काव्यात्मक भाषा होती है, प्रतीकात्मक भाषा होती है, उनका प्रयोग किया जाता है। उनके द्वारा अ, शब्दों को लय के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। जब हम पोएम की बात करते हैं, प्रोज को यूज कर सकते हैं अपनी बात को कहने के लिए, लेकिन पोएम के द्वारा एक फ्लो के अंदर, ताकि उन्हें गाया भी जा सके, इस लय के अंदर पोएम को लिखा जाता है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं इंडियन एसोसिएशन फॉर द क्वालिटी ऑफ साइंस के द्वारा भी 1920 में इनको प्रमोट किया गया था। किस तरह से, जब हम साइंटिफिक साइंस में पोएम का या फिर लैंग्वेजेस का यूज करने की बात करते हैं, तो किस तरह से उनको भी प्रमोट कर सकते हैं। इंडिया के अलग अलग लैंग्वेजेस की बात करते हैं जिनके अंदर पोएम की बात करते हैं। फिर जब हम 1857 की वॉर के बाद की बात करते हैं, उस टाइम पे हमें पोयम जो है वो प्रोज की फॉर्म में देखने के लिए मिलती है, जिसमें भारतेंदु जी और भारतेंदु मंडल के द्वारा उस चीज को स्टार्ट किया गया था। उससे पहले हम बात करते हैं तो हमें ब्रज भाषा के अंदर पोयम जो है वो होती दिखती है, जिसके लिए स्पेसिफिकली रीतिकाल पूरी तरह से जो उनको दिखाता है। जब हम तमिल टेक्सचर में बात करते हैं तो उनमें भी जो लेख है या फिर जो पोयम है वो देखने के लिए मिलती है। What are the issue faces by the EPFO pensioners? तो जब हम बात करते हैं यूनियन लेबर मिनिस्टर की, उनके द्वारा अनाउंस किया गया था कि जो सेंट्रल पेंशनल पेमेंट सिस्टम है, CPPS, वो पार्ट होगा EPFO ऑनगोइंग IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट का, जो कि सेंट्रलाइज करेगा IT एनेबल सिस्टम को, जिसके लिए स्मूथ ट्रांजैक्शन की जाएंगी, आधार बेस्ड पेमेंट की जाएंगी। जो पेंशनर है वो बेनिफिट ले सकते हैं लॉन्ग टर्म में बिना विजिट के ब्रांचेस पे, वेरिफिकेशन के थ्रू, और इमीडिएट क्रेडिट रिलीज होगा। जब हम इशू देखने के, इसमें क्या इशू था वो देखने के लिए मिला था। जब हम EPFO की बात करते हैं तो पेंशनर जो है वो माइग्रेट कर जाते हैं, या फिर जब ट्रांसफर जैसी कंडीशन देखने के लिए मिलती है, तो जो डाटा है या फिर जो डिले है ट्रांसफर्स में, पेमेंट के ट्रांसफर में, वो देखने के लिए मिला था। तो उसे सोल्व करने के लिए इस चीज को CPPS जो सिस्टम है उसको प्रमोट किया गया है। इसके रिगार्डिंग अभी ज्यादा अनाउंसमेंट नहीं की गई। जो आने वाले गाइडलाइंस है, जो अदर इश्यूज है, वो मिनिस्ट्री के द्वारा रिसेंट टाइम में रिलीज किए जाएंगे, ताकि कोऑर्डिनेशन, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटीज को जो कि EPF पेंशनर एसोसिएशन के साथ है, उनको सुन सके। उनके द्वारा जो मनी ट्रांसफर है, ATM है या फिर जो अदर बैंकिंग सिस्टम का है, ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम का यूज किया जाता है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर का, उनको ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके और स्मूथली उन ट्रांजेक्शन को किया जा सके। जब हम पेंशन की बात करते हैं तो पेंशन के रिगार्डिंग था कि गवर्नमेंट के द्वारा यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाई गई, जिसके अंदर ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम दोनों की जो फीचर्स है उसको ऐड किया गया है, ताकि पेंशन प्रोवाइड करवाई जा सके। क्योंकि जब हम देखते हैं गुजरात, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और जो अदर स्टेट्स के द्वारा भी कंटिन्यूसली पेंशन को बढ़ाने के लिए कहा गया था, लेकिन वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा भी, मशहूर वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा भी कहा गया था कि प्रोविडेंट फंड के द्वारा जो पेंशन है उसको बढ़ाया जाए, लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा उसके ऊपर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। जब हम बात करते हैं एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 की, जिसको लाया गया था कि जो भी इकोनॉमिकली वीकर वर्कर्स हैं और जो जिनका प्रोपोर्शनल ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, हाई अर्निंग वेजेस जो करते हैं, उनके कंपेरेटिवली उनको पेंशन प्रोवाइड करवाई जाए, ताकि जो उनके लिए सोशल वेलफेयर होना चाहिए या फिर जो मिनिमम वेजेस होनी चाहिए, जो लिविंग कंडीशन होनी चाहिए, उनको बेटर किया जा सके, उसके लिए प्रमोट किया गया था। पर जब हम रिसेंट टाइम की बात करते हैं तो वहां पर देखने के लिए मिलता है कि
जो इकोनॉमिकल वीकर वर्कर्स के लिए, जिनके लिए जो इनका मेन पॉइंट था, उनके अलावा भी अब ज्यादा सिक्योरिटी या फिर ज्यादा बेनिफिट की वजह से गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ रुझान ज्यादा देखने के लिए मिलता है। तो उन चीजों को किस तरह से चेंज किया जाए, जो कि 2015 में जो उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली जी के द्वारा भी बजट स्पीच में कहा गया था कि जो ईपीएफ 19 है उसके अंदर चेंजेस किए जाने चाहिए, ताकि जो पेंशन के रिगार्डिंग गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन पड़ता है उसको कम किया जा सके, और जो जिन लोगों तक उनका बेनिफिट होना चाहिए उनको मिल सके। जब हम पेंशन की बात करते हैं तो पेंशन वाले सिस्टम को हटाकर परसेंटेज का सिस्टम लाना चाहिए, कि किस तरह से गवर्नमेंट जो है वो अपनी ही एंटिटीज के अंदर स्टॉक मार्केट में स्टॉक करे, और जो उससे मिलने वाला बेनिफिट है वो एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करवाया जा सके, जो कि न्यू पेंशन स्कीम के अंदर लागू किया गया था, जिसे लेकर इशू क्रिएट होते कि मिनिमम जो पेमेंट थी वो फिक्स नहीं थी कि कितनी होगी। जबकि हम ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करते हैं तो वहाँ 50% जो सैलरीज थी वो रिटायरमेंट के बाद प्रोवाइड करवाई जाती थी। जब हम गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 2022-23 में था 8,785 करोड़, जो कि 23 और 4 में हो गया 9,760 करोड़, और 24 और 25 में 10,950 करोड़। तो जो कंटिन्यूसली इंक्रीज होता है गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन। मानसी, आपको ऐड करना है इसमें कुछ? नहीं देवे। मिशन मानसून के रिगार्डिंग लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि 2,000 करोड़ का प्रोग्राम है मिशन मानसून मानसून मौसम। मौसम मौसम जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करने के लिए और जो एटमॉस्फेरिक ऑब्जर्वेशन है उनके लिए लॉन्च किया गया है, जो कि इम्प्रूव करेगा एटमॉस्फेरिक ऑब्जर्वेशन को, बेटर क्वालिटी को। उसके अलावा फोरकास्टिंग में, अलर्ट में, या फिर जो भी एयर क्वालिटी से रिलेटेड एडवाइजरी है उनके रिलेटेड, जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस है, साइक्लोन या फिर जो नेचुरल डिजास्टर्स है उनके रिगार्डिंग, या फिर हीट स्टॉर्म, कोल्ड स्टॉर्म जैसी जो कंडीशंस क्रिएट होती है उनके रिगार्डिंग, जो सैटेलाइट इनके द्वारा डेवलप किए जाएंगे। नेक्स्ट जनरेशन रेडार्स, सैटेलाइट सिस्टम, एडवांस सेंसर, हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटर्स, जो कि डेवलप करेंगे, इम्प्रूव करेंगे अर्थ सिस्टम मॉडल्स को, जीआईएस बेस होंगे, जो रियल टाइम डाटा एनालिसिस करके उनके द्वारा प्रोवाइड करवाया जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के द्वारा। इसके अलावा जब हम देखते हैं कि काफी स्टेट में या फिर जगह पर कंडीशन देखने के लिए मिलती है, ड्रॉट और फ्लड जो कंडीशन है वो एक साथ एग्जिस्ट करती है, तो किस तरह से उसको हैंडल किया जाए। जो अनएडिक्वेट डाटा कैप्चरिंग होता है जिसकी वजह से वेदर मॉडल की वजह से पता नहीं चल पाता, उनको किस तरह से सोल्व किया जाए। या फिर जब हम आर्टिफिशियल रेन की बात करते हैं, रेन सीडिंग के द्वारा उन जगहों पर जहाँ पर ड्राउट है वहां पर रेन कराई जा सके, या फिर जहाँ बहुत ज्यादा रेन हो रही है उनको रोकने के लिए भी फोरकास्टिंग और जो हाई सुपर कंप्यूटर सिस्टम है उसका प्रयोग किया जा सके। उसके लिए डायनेमिक मॉडल बनाया जाएगा, जो कि लोकल को और जो जब हम बात करते हैं फार्मर्स की, उनको भी अ, मौसम के रिलेटेड जो जानकारी है उन्हें प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा। इसके अलावा जब हम बात करते हैं लाइटनिंग की, तो जो लाइटनिंग स्ट्राइक करते हैं वो नंबर 1 कॉज है, अगर हम नेचुरल डिजास्टर से डेथ के बारे में बात करते हैं, जो कि 35% जो भी एक्सीडेंट होते हैं उनके अंदर लाइटनिंग जो है रीजन होता है। तो उसके लिए क्लाउड चैम्बर्स को लार्ज किया जाएगा, ताकि जो उनके इफेक्ट है उनको कम किया जा सके, जब लाइटनिंग का जो इलेक्ट्रिकल करेक्टरिस्टिक है उसको वीक किया जा सके। So if we say what are the keywords, so one would be the real-time data. State-of-the-art technology would be used with modern radar system like Doppler radars. Then it would be dynamic and it would be hyperlocal. LGBTQ IA+ कम्युनिटी के लिए जो जॉइंट बैंक अकाउंट के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अक्टूबर 2023 के अंदर वर्डिक्ट दी गई थी, उसको मैंडेट कर दिया गया है आरबीआई के द्वारा भी और मिनिस्ट्री के द्वारा 2024 में, कि वो जॉइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और उसके साथ साथ जो भी उनका बेनिफिशियरी है उसको अपने पार्टनर को बना सकते हैं। जब हम बात करते हैं कि उनसे मिलने वाले जो भी बेनिफिट है वो उनके पार्टनर्स को मिल सकते हैं।
ताकि जो भी ट्रांजैक्शन है उनको, और उसके अलावा जो अदर पेमेंट है या फिर बिलिंग है, जो वो सब उनके द्वारा की जा सके। We'll continue in the next lecture.